तो विश्व में भारत की स्थिति क्या है उसको देखते हैं। हम भारत के सामान्य परिचय को देख रहे हैं। तो परिचय में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जो भारत है वो विश्व में उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है, भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। इसको समझने का प्रयास करें तो देखते हैं, जैसे ये हमारा विश्व है, ये यानी पृथ्वी है, ये यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है, इसके ऊपर ये मकर रेखा है और इसके नीचे ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो भारत की स्थिति इस जगह पे है, ठीक है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। तो जो भारत की स्थिति है विश्व में कहाँ पे है, तो उत्तर में। इन भारत है वो पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के अंदर उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी के भाग में होने के साथ साथ ही है पूर्वी भाग में भी स्थित है, इसलिए इसे विश्व में उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में बताया गया है। तो इसको देख लिए। इसकी आकृति है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय किस तरह से है कि हमारे जो भारत है उसको हम अगर मैप न बनाना आए तो हम इस तरह से भी बना लेते हैं, पतंग के आकार का बना लेते हैं। तो इसलिए इसे चतुष्कोण इसकी आकृति बताई गई है। अभी भारत के आकार की बात करें तो आकार को हम दो तरह से समझते हैं, एक क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा जनसंख्या के आधार पर। सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर समझने का प्रयास करें तो जो क्षेत्रफल है विश्व में इस भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो एक पुराना डेटा है और इसी को हम पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा नया डेटा है वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 206 वर्ग किलोमीटर और जोड़ दिया गया है। ये नया भारत है, इसके अंदर 206 किलोमीटर इन वर्ग किलोमीटर और जोड़ दिया गया है। तो इसको मिलाकर 32,87,469 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये इसके क्षेत्रफल की बात होगी। इसके अलावा जो विश्व में इसका स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, वो 7वां स्थान है, जहाँ पे कुल क्षेत्रफल का 2.4% यहाँ भाग है। यानी इस तरह से देखिए, ये पृथ्वी है हमारी, इसके अंदर भारत का ये है। तो इन संपूर्ण पृथ्वी का 100% है और इसी 100% में से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, ये समझे होंगे। और विश्व में इसका 7वां स्थान है, जिसमें फर्स्ट स्थान किसका है उसको देखें, रसिया का है। यानी फर्स्ट स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रसिया प्रथम स्थान पर आता है, दूसरा कनाडा आता है, तीसरा यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 7वें स्थान पर आता है हमारा इंडिया। यानी 1 2 3, चौथे पे चाइना, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे इंडिया। अगर इसके नोट्स कोई भी प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम लिंक दी ही है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे भी ना प्राप्त हो पाए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7014418898। इसके ऊपर आप मैसेज करके और हमारे से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं जनसंख्या की। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। इसके अलावा विश्व में सेकंड स्थान पर है और विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये होगी जनसंख्या की। अब इसकी सामान्य बात कर लेते हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, यानी कुल जो भारत है वो संपूर्ण भारत में 28 राज्य हैं। उसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको देखते हैं। जिसमें जो राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और उसके अलावा जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ये बात होगी। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, इनकी स्थिति भी देखेंगे। पहले इनके नाम देख लेते हैं। तो लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में पहले
जुड़ा हुआ था, अभी अलग अलग हो गया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीप, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको देख लीजिएगा। अभी हम भारत की लंबाई चौड़ाई इसको देखते हैं। तो भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कोल है। इसको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले इस मैप को देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारे भारत का नक्शा। इसमें जो भारत का सबसे ऊपरी बिंदु है ये वाला, ये सबसे ऊपरी बिंदु है भारत का। यहाँ पे इस जो सबसे ऊपरी बिंदु है इसको इंदिरा कोल बोला जाता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का वो है 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर कन्याकुमारी में केप कोमेरियन, यानी सबसे उत्तरी बिंदु को, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को, सबसे दक्षिणी बिंदु को केप कोमोरियन कहा जाता है। इसके अलावा जो ये मुख्य भूभाग है, जैसे संपूर्ण भारत से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो नॉर्थ 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है। इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। ये बात हो गई सबसे उत्तरी बिंदु की और सबसे दक्षिणतम बिंदु की। दक्षिणतम बिंदु में 2 हैं, केप कोमोरियन और इसके अलावा इंदिरा पॉइंट। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो केप कोमोरियन है, और मुख्य भूभाग से दूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। इसके अलावा सबसे पश्चिमी बिंदु देख लेते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो 68.7 ईस्ट में, यानी पश्चिम पूर्व में ये विश्व है। विश्व के अंदर इसकी स्थिति पूर्व में है, इसलिए इसको ईस्ट ही माना गया है। तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो घुवर मोती गांव है, कच्छ जिले में, गुजरात। इससे जो बिंदु है जहाँ पे यह लास्ट सबसे सर्किल के अंदर सबसे पश्चिमी बिंदु। इसके अलावा 97 डिग्री और 25 मिनट के ऊपर पूर्व में एक किबिथु जिला है, किबिथु गांव है, और अंजाव जिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे यह सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके अलावा इसकी चौड़ाई देख लें कि भारत की चौड़ाई कितनी है। तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है ऊपर से नीचे उसकी है 3214 किलोमीटर। तो इस तरह से देख लिए भारत की इस तरह से स्थिति, इस तरह से लंबाई 3214 और इस तरह से लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये बात होगी। इसके अलावा यहाँ से एक मानक समय रेखा भी गुजरती है जो पूर्वी देशांतर में है, जो कितनी 32.5 डिग्री के ऊपर गुजरती है भारत में। वो सबसे पहले भारत में किस जगह से निकलती है? नैनी इलाहाबाद से, जो यूपी में पड़ता है, और वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 5 राज्यों को देखें तो सबसे पहले है यूपी, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। इनको हम पीडीएफ के माध्यम से समझें या इसको नोट डाउन करें। तो इस तरह से भारत का सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरियन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे हमने अभी बात की। इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु घुवर मोती गांव, कच्छ जिला, गुजरात के अंदर एक सरक्रिक नामक स्थान है, वहाँ पे है। जबकि पूर्वी में किबिथु गांव, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका सबसे पूर्वी बिंदु है।
ये बात होगी। इसके अलावा मानक समय रेखा को अभी देखा, उनके राज्य देखे कौन कौन से राज्य से होकर निकलती हैं, तो देख लिए राज्य। इसके अलावा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी जो ग्रीनविच रेखा है, जो मध्य रेखा है, उससे भारत की स्थिति इस तरफ है। तो यहाँ तक भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, ये बात कही गई है। इसके अलावा हम कर्क रेखा को देखें जो भारत से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, दक्षिणी भारत जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इसके अलावा उत्तरी भारत जो उपोष्ण या कोष्णशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है उनको देखते हैं। ये इस तरह से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर यह कर्क रेखा है वो गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा के जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको देखते हैं। तो 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है। इन भारत में जो देशांतरीय रेखा है उसको 82.5 डिग्री माना है, यानी 82 30 मिनट माना गया है जो रेखा है उसको। तथा यह प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरात जहाँ से निकलती है मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हमने अभी बात की। इसके अलावा 82.5 ईस्ट 5 राज्यों से होकर निकलती है, यानी ये रेखा है 5 राज्यों से जो हमने अभी बात की। उसके अलावा कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलते हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो कर्क रेखा है, इसको मैप के ऊपर समझते हैं। यानी जैसे ये है कर्क रेखा और ये है मानक समय रेखा, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। इस तरह से मानक समय रेखा है और ये कर्क रेखा है, तो ये छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में ये आपस में मिलते हैं। ये समझ में आ गई। अब हम बात समझते हैं भारत की सीमा की, तो किस तरह से है। तो भारत की सीमा को 2 तरह से बांट कर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्थलीय सीमा और दूसरा तटीय सीमा। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा को देखेंगे। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। जो वर्तमान डेटा है उसके अनुसार 15,106.7 किलोमीटर है। इसके अलावा जो तटीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है। इसको भी 2 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, एक मुख्य भूभाग, दूसरा द्वीप। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले स्थलीय सीमा को देखते हैं। जो स्थलीय सीमा है वो भारत की ये है। यानी जो भारत की स्थलीय सीमा है वो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर गुजरात तक, उधर अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिजोरम तक, ये है स्थलीय सीमा। इसके नीचे ही ये है तटीय सीमा। जो जहाँ से जल से टकराती है जो सीमा, उसे तटीय सीमा बोलते हैं, और जो दूसरे देशों से टकराती है उसको तटीय सीमा बोलते हैं, स्थलीय सीमा बोलते हैं। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, इसको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए ये मैप है, इसके अंदर जो ये वाली रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, इसको रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। इसके अलावा जो ये बांग्लादेश से लगी हुई है ये सीमा, इसको भी रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। रेड क्लिप रेखा किसे बोलते हैं, तो रेड क्लिप रेखा बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के मध्य जो
सीमा है, सीमा रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ये वाली रेखा। इसके अलावा दूसरी रेखा है डूरंड रेखा, जो अफ़गानिस्तान के अंदर मिलती है। ये थोड़ी सी रेखा बनाती है, थोड़ी सी सीमा ये अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है भारत, उसको बोला जाए डूरंड रेखा। इसके अलावा तीसरी रेखा बनाता है चाइना के साथ, ये वाली चाइना के साथ बनाता है, तो इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। तो ये याद रखें, जो डूरंड रेखा है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है, रेड क्लिफ रेखा है वो दो देशों के साथ बनाता है, पहला पाकिस्तान के साथ, दूसरा बांग्लादेश के साथ। क्योंकि जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन ये अलग होने के बाद अलग अलग हो गया, और इनकी जो सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा ही है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। तो इस तरह से देखा हमने, तो ये हो गई। अब इनकी सीमा की बात करें तो जो सीमा बनाते हैं विश्व में जोन जोन से देश या जो देश सीमा बनाते हैं उनको देख लेते हैं। बांग्लादेश है भारत के साथ सीमा बनाता है, तो कितनी बनाता है, 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है, जिसमें भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बनाते हैं। इसके अलावा चीन है, वो भारत के साथ सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य बनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। इसके अलावा हम तटीय सीमा को देखें तो भारत की कुल तट रेखा जो सही उत्तर माने तो 7516.6 किलोमीटर है, जो भारत की तट रेखा है। तट रेखा किसे कहते हैं, जो भारत है वो जल के साथ सीमा बनाता है उसे तट रेखा बोला जाता है, जिसमें द्वीप भी बनाते हैं। उसके अलावा भारत की जो राज्य हैं वो भी बनाते हैं। भारत की कुल तट रेखा में मुख्य भूमि, तट रेखा और भारतीय द्वीप समूह शामिल है, यानी जो द्वीपों और भारत का मूल जो तट रेखा है उसको मिलाकर 7516.6 किलोमीटर तय है। इसके अलावा अगर इनको अलग अलग देखें तो मुख्य भूमि का तट रेखा है वो 5422.6 किलोमीटर है, और इसके अलावा द्वीपों का देखा तट रेखा तो 1197 किलोमीटर तक है। आगे देखते हैं जो भारत के तट रेखा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये शामिल हैं। यहाँ से जो तट रेखा है वो गुजरती है। इसके अलावा नोट में क्या कहा गया है, सबसे लंबी है वो तट रेखा अंडमान निकोबार की है। इसके अलावा मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है। सबसे छोटी तट रेखा है वो दमन और दीव की है। इस तटीय सीमा को देखें तो हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है भारत की जो तट रेखा, तटीय सीमा कौन सी है, ये वाली है जो ब्लैक लाइन से अंडरलाइन हुई है। ये है भारत की तटीय रेखा जो भारत में जल के साथ लगी हुई है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लिया, जिसमें गुजरात है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये राज्य हैं जो भारत के साथ तट रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा ये हमारे द्वीप भी है जो सीमा बनाते हैं तट रेखा के साथ। तो ये बात हो गई तट रेखा की। अब हम बात करते हैं सागरीय विस्तार की। जो सागरीय विस्तार है वो किस तरह से है उसको देखने का प्रयास करते हैं, या फिर सागरीय विस्तार को हम अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, आपको बता दूं, सागरीय विस्तार
इसके नोट्स प्राप्त करना चाहे तो बता देना। और बस सागरीय विस्तार ही है इसके आगे। फिर उसके आगे भारतीय उपमहाद्वीप पढ़ेंगे और हम सागरीय विस्तार को देख लेते हैं। तो सागरीय दूरी नॉटिकल मील के अंदर कैलकुलेट की जाती है, जो समुद्री मील में मापी जाती है। जो सागरीय विस्तार है उसमें जो सागर की दूरी है, यानी जो सागर है उसकी जो दूरी है नॉटिकल मील में नापी जाती है। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर पॉइंट 8.22 किलोमीटर होते हैं, यानी एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होती है। तो इसको देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये है भारत की जो कौन सी तटीय सीमा, इसके अंदर जो भारत है वो सागर से जुड़ा हुआ है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला, जैसे भारत है ये इस तरह से घुमावदार है, तो जो सागर के अंदर ये सागर से टच में है, तो जो इन सागर और इनके मध्य जो जोड़ती है, जैसे ये भारत है और इस तरह से ये है, तो जो भारत के जो ये तटीय रेखा है इसको ये आपस में जोड़ती है, इस लाइन को सीधी, तो इसको बोला जाता है आधार रेखा। यानी इस रेखा को आधार रेखा बोला जाता है। कौन सी रेखा को? जो ये रेखा है इसको ये आधार रेखा बोला जाता है। जो भारत के जो ये कोने निकले हुए हैं इनको आपस में मिलाने का काम करते हैं। ये जो सीधी रेखा है ये आधार रेखा है। इसके अलावा जो इसके अंदर जल भरा हुआ है, इस लाइन के जो अंदर है ये जल, इसको आंतरिक जल बोला जाता है, जिसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है। यानी हम इसके अधिकार की बात करेंगे सागरीय जल के, तो उसको देखते हैं। इसके अलावा ये पहला हो गया आंतरिक जल। इसके अलावा जो दूसरा है वो 12 नॉटिकल मील तक देखते हैं, तो इसको बोला जाता है सीमावर्ती सागर, जिसके अंदर भारत के संपूर्ण अधिकार है। यहाँ पे कोई भी मछुआरे दूसरे देश के आ नहीं सकते, आ जाए तो उनको दंड दिया जा सकता है या उनको कानून के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके अलावा 24 नॉटिकल मील है, यहाँ तक इस भारतीय सागर को संलग्न सागर बोला जाता है। इसके अंदर हम भारत के कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथा है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो 200 नॉटिकल मील तक है। इसके अलावा जो पांचवा है उसके अंदर जो भारत के हैं वो कुछ अधिकार नहीं है, जो उच्च सागर है। अब इनके अधिकारों की बात करें तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला है आंतरिक जल, जो पहला है इसमें भारत का संपूर्ण सार्वभौमत्व है, यानी इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है, इसमें भारत कुछ भी कर सकता है इस जल में। इसके अलावा दूसरा है सीमावर्ती सागर, जिसमें भारत का एकाधिकार है, जिसे परंतु निर्देश गमन की अनुमति नहीं है। इसमें है वो भारत का एकाधिकार है, लेकिन यहाँ पे कोई भी दूसरे देश के लोग आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, और आएंगे तो भारत की उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और भारत उससे दंड भी दे सकता है। इसके अलावा संलग्न क्षेत्र जो तीसरा है, जिसे वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क वसूली आदि कर सकता है। यहाँ पे यानी तीसरे जोन में आने से पहले अगर भारत के तीसरे जोन में आए सागरीय विस्तार में, तो उसे सीमा शुल्क लिया जा सकता है, वसूली की जा सकती है, और उसमें जो वित्तीय अधिकार है यानी भारत को वित्तीय अधिकार है। उसके अलावा चौथा है जो 200 नॉटिकल मील तक है, उसमें भारत को संसाधन के विद्वहन, नए द्वीप निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार है। यानी इसमें भारत है वो नए नए अनुसंधान कर सकता है, यहाँ पे जो संसाधन है उनका विद्वहन कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है, कृत्रिम वैज्ञानिक इसका अनुसंधान कर सकते हैं यहाँ पे जाके, तो उसमें भारत को परमिशन है। इसके अलावा जो पांचवा है 200 नॉटिकल मील से आगे, उसे किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है, उसमें किसी को भी कोई अधिकार नहीं है उस जगह को। तो ये बात हो गई। देखते हैं भारत का उच्चतम बिंदु
केटू गार्डविन ऑस्ट्रेलियन जो 8611 मीटर है, और दूसरा है भारत का निम्नतम बिंदु जो केरल में स्थित कट्टनाड नामक स्थान पर है। इसमें क्या कहा गया है, जो भारत में सबसे ऊपरी बिंदु है, ऊपरी का मतलब अभी हमने पढ़ा उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, वो ऊपरी और दक्षिणी बिंदु नहीं है, ये दूसरा है। यानी जो भारत का सबसे उठा हुआ भूभाग है उसको बोला जाता है उच्चतम बिंदु। तो वो सबसे उठा हुआ भाग कौन सा है, वो है गार्डविन ऑस्टिन K2 जो 8611 मीटर ऊपर है सागरीय तल से। इसके अलावा जो दूसरा है निम्नतम बिंदु जो केरल में स्थित है, जिसको क्या बोला जाए, कट्टनाड नामक क्षेत्र है, जो -2 मीटर नीचे है, यानी सागरीय स्तर से 2 मीटर नीचे है, और ये सागर से 811 मीटर ऊंचाई। अब जल संधि की बात करें, इन दोनों में समझे जल संधि किसे कहते हैं और स्थल डमरू संधि किसे कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे एक तरफ स्थल हो दूसरी तरफ स्थल हो, इसके मध्य जल हो तो उसे जल संधि कहा जाता है, यानी इसकी जो संधि की जाएगी वो जल संधि है। यानी दो स्थलों के मध्य से जो जल आपस में मिलता हो उसे जल संधि कहा जाता है। जब दो जलों के मध्य, यानी दो जल हैं, दो तरफ जल हैं, उसके मध्य में स्थल हो जो आपस में जोड़ते हो स्थल को, उसे स्थल डमरू बोला जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो पाकिस्तान की जल संधि है, पाक जल संधि, वो पाकिस्तान की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है, जो आदिम सेतु बनाती है। यानी भारत और श्रीलंका को ये जोड़ने का काम कौन से द्वीप करते हैं, आदम सेतु। इसको हम समझते हैं पाक संधि क्या है, जो पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जो पाक की खाड़ी है, ये पाक जल संधि है, वो पाकिस्तान की खाड़ी, इन पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यानी जो पाक की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ते हैं। तो ये है पाक की खाड़ी और इधर है बंगाल की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करते हैं, पाक जल संधि, जो कहाँ पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी के ऊपर, यहाँ पे श्रीलंका और भारत के मध्य। तो ये बात हो गई, ये देख लिया हमने। अगर इसके नोट्स प्राप्त करना चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी डाल दी है, आप उनसे जुड़ करके हमारे से अलग अलग तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।